तो एक बार फिर से आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में स्वागत है। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बात किया था कि जो एमए का सिलेबस आपका इस बार ऑब्जेक्टिव हो गया है, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू में होगा। तो जितने भी अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और साथ के साथ अवध यूनिवर्सिटी के अलावा ऐसे और भी स्टूडेंट जिनका जिनके यहाँ जो पेपर का पैटर्न है वो एमसीक्यू हो गया है, ठीक है। तो उनके लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में हमने साइकोलॉजिकल मेजरमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, ठीक। टोटल आपका ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस से रिलेटेड मैंने टोटल 150 क्वेश्चंस बनाए हैं। पहले एक बार ये आपका 4 यूनिट से टोटल 150 क्वेश्चन आपको बनाए गए हैं। अगर आप चाहेंगे तो इससे ज़्यादा भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहले ये हो जाए, फिर हम नेक्स्ट आपका ये थेरेपेटिक टेक्निक्स स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम आपके लिए अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के भी एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे। कल की वीडियो थोड़ी मतलब 20 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए थे। आज कोशिश होगा कि कम से कम 30 से 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और जिन्होंने अभी वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आप चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दिया है, एम ए फोर्थ सेमेस्टर के नाम से। एम ए फोर्थ सेमेस्टर के नाम से एक सिलेबस सॉरी प्लेलिस्ट आपका बना दिया गया है। आप वहां पे जाइएगा तो उसमें वीडियोस मिल जाएंगे। अभी एक ही वीडियो आई है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आपके हो गए थे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपको कल पढ़ाया गया था। उसके आगे आज हम बात करेंगे 20 क्वेश्चन के आगे। तो आपका सॉरी 21वां क्वेश्चन है कि द टर्म, कौन सा टर्म? द टर्म पर्सनालिटी इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड persona which means, जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व सब लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्तित्व जो कि पर्सोना सबसे बना है, पर्सनालिटी, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा किसका अर्थ होता है? मुखौटा पर्सोना को हिंदी में हम मुखौटा कहते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी, जैसे आप आपने मूवी देखी कौन सी? आपने मूवी देखी MS D, MS धोनी के ऊपर जो मूवी आई थी, तो वो मूवी आपने देखा। उस मूवी में क्या दिखाया गया कि जो एम एस धोनी का जो पर्सनालिटी थी, जो उनका व्यक्तित्व था, उसका मुखौटा किसने लगाया था? सुशांत, सुशांत सिंह राजपूत ने उसका मुखौटा लगा रखा था। किसका? MS धोनी के व्यक्तित्व का मुखौटा सुशांत सिंह राजपूत ने लगाया। तो वो परसोना, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है जिससे पर्सनालिटी वर्ड बना है, और इसका हिंदी अर्थ होता है मुखौटा। मैं इस तरीके से समझाऊंगा आपको कि आपको वो चीजें दिमाग में बैठ जाए। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट दिमाग में जा रहा है दूसरा निकल जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व सूचियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? व्यक्तित्व सूचियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? जो पर्सनालिटी इन्वेंटरीज होती है, उनकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें अगर हम बात करें, ये व्यक्तित्व परक व्याख्या होती है। जो पर्सनालिटी इन्वेंटरीज होती है, इसमें सब्जेक्टिव इंटरवेंशन इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ये व्यक्तित्व परक व्याख्या होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को व्यक्ति के भीतर संगठन के रूप में परिभाषित किया है। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को व्यक्ति के भीतर किस संगठन के रूप में? तो गत्यात्मक संगठन। आलपोर्ट का मानना था, आलपोर्ट ने की जो डेफिनेशन थी वो पर्सनालिटी की 49th डेफिनेशन थी, और इसी को सबसे वैलिड डेफिनेशन माना गया पर्सनालिटी का।
इससे पहले 48 डेफिनेशन और आए थे, बट सब रिजेक्ट हो गए थे। ठीक है। तो आलपोर्ट का क्या मानना था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन होता है। अब गतिशील क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो पर्सनालिटी है हमारी वो चेंज होती रहती है। जैसे आप बोलते हो, अरे तुम कैसे चेंज हो सकते हो, वो कैसे चेंज हो गया, उसने तो पहले कुछ दूसरा कहा था, अब तो उसने अपना व्यवहार बदल दिया, वो तो चेंज हो गया। चेंज पर्सनालिटी की क्वालिटी ही होती है चेंज होना। ठीक है। हाँ, बट हमेशा चेंज होना तो फिर वो एक पर्सन का चालबाजी कही जाती है उसको। चेंज जिसे एक पर्सन है जो पहले ईमानदार था, मौका मिला तो वो बेईमान बन गया। तो ये गत्यात्मक संगठन, अगर गत्यात्मक ना होता, स्थिर होता व्यक्तित्व की क्वालिटी, तो फिर वो जैसे पहले था वैसे ही बाद में रहता। ठीक है। हाँ, अगर कोई पर्सन एक ही बिहेवियर को हमेशा दिखाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसका ट्रेट है। चाहे उसको 1 रुपए की बेईमानी का मौका मिले या 1 करोड़ की बेईमानी का मौका मिले, अगर वो बेईमानी नहीं करता है तो इसका मतलब है कि ईमानदारी उसका ट्रेट है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज टाइम बहुत जाएगा आपका। एक क्वेश्चन आया, जो एक प्रश्नावली है जिसमें हाँ या ना में उत्तर देना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपको क्या बोला गया? सिर्फ हाँ या ना में, तो आपको बाध दिया गया। बाध दिया गया कि इसी में से कुछ आंसर देना है। तो जब बाध दिया गया तो क्या हो जाएगा? क्लोज एंडेड, कि आपको मौका ही नहीं है कि कुछ और बोल सको। तो क्लोज एंडेड किसे कहते हैं? जिसमें हमें सिर्फ आंसर हाँ या ना में देना होता है। दोबारा अगर पूछे इसको, हाँ या ना में उत्तर कहाँ पे देना होता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMPI, माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ये एक्चुअली कहने को इन्वेंटरी है, बट रियल में ये इन्वेंटरी नहीं, ये टेस्ट होता है, लेकिन नाम इसका इन्वेंटरी ही है। टेस्ट, इन्वेंटरी, क्वेश्चनायर, सब में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस किसी एक क्लास में मैं आपको समझा दूंगा कि तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं। बट यहाँ पे ये टेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें यस एंड नो में आंसर देना होता है कई बार। ठीक। तो एमएमपीआई मूल रूप से किसका आकलन करने के लिए विकसित किया गया है? तो एमएमपीआई में 10 टाइप के डिसऑर्डर्स को मेजर किया जाता है। ये एक तरीके से जो आपका साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होता है, मनोरोग, मनोरोग संबंधी विकारों का अध्ययन करता है। कौन? मनोरोग संबंधी विकारों का अध्ययन कौन करता है? तो वो करता है आपका एमएमपीआई। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो एमएमपीआई है वो बनाया किसने? तो इसको बनाया था हाथवे और एमसी किनले, इन दोनों लोगों ने मिलकर। कहाँ पे बनाया था? इसको बनाया था आपका मिनेसोटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में। तो इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देखिए, एमएमपीआई को किसने बनाया? हाथवे और मैकले। हाथवे और मैकले ने कौन से इन्वेंटरी को डेवलप किया? एमएमपीआई को। मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हो, जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो उसको रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा, आप अपने आप बोलिए उसको। ठीक है। इसके द्वारा क्या देखा जाता था? मनोरोग संबंधी विकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्तित्व लक्षणों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली साइकोमेट्रिक सूची का उदाहरण कौन सा है? सामान्य लक्षणों को, सामान्य लक्षणों को मापने वाली साइकोमेट्रिक इन्वेंटरी को हम क्या कहते हैं? तो पूछा जा रहा है सामान्य लक्षणों को मापने वाली साइकोमेट्रिक सूची का अगर हम यहाँ पे उदाहरण पूछे, उदाहरण देखें, तो यहाँ पर आपका आता है 16 PM, 16 पर्सनालिटी फैक्टर के द्वारा साइकोमेट्रिक इन्वेंटरी, मतलब ये सामान्य व्यक्तित्व के लक्षणों का मापन किया जाता है। सामान्य व्यक्तित्व के लक्षणों का मापन किसके द्वारा किया जाता है? 16 PM।
अब बात आती है कि जो 16 PF है, पर्सनालिटी, सॉरी, 16 पर्सनालिटी फैक्टर, तो ये दिया था कैटल ने। ठीक, कैटल ने क्या दिया था? 16 पर्सनालिटी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the tendency of a person to answer questions in a socially acceptable way is called। किसी व्यक्ति द्वारा सामाजिक रूप से स्वीकार तरीके से प्रश्नों के उत्तर देने की प्रवृत्ति को, सामाजिक रूप से स्वीकार मतलब जो लोग जैसा समाज चाह रहा है उसी तरीके से प्रश्नों का उत्तर देना। अच्छा, आपके लिए एक न्यूज़ और है। वो न्यूज़ ये है कि जल्द ही आपका नेट, यूजीसी नेट की हिंदी कंप्लीटली कंप्लीटली नहीं लेकिन 80% हिंदी क्लासेस आने वाली है, जो कि मैं यूट्यूब पे ही लेके आऊँगा। तो यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द कंटेंट हिंदी में प्रोवाइड किए जाएंगे, जो टर्म्स रहेंगे वो इंग्लिश में भी रहेंगे, बाकी सब कुछ ज़्यादातर चीज़ें हिंदी में ही आपको मिलेंगी। तो आप लोग ये मौका खोए ना, इससे फायदा उठा सके, इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बार बार मुझे बोलना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ही फायदा देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या था? इसका आंसर आई थिंक आप लोग बता दिए होंगे अब तक कमेंट में, बट मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। किसी व्यक्ति द्वारा सामाजिक रूप से स्वीकार मतलब आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो जो सामाजिक रूप से स्वीकार है, स्वीकार तरीके से प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो। जैसा, जैसे आपसे पूछा जाए कि अ, तुम्हें सड़क पे अ, किस तरफ चलना पसंद है, या तुम्हें कैसे रहना पसंद है। तो चाहे आपको बहुत मौज मस्ती वाला लाइफ पसंद हो, लेकिन आप सोसाइटी के लिए बोल रहे हो, नहीं मैं बहुत शांत रहना चाहता हूँ, मैं और सड़क पे मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करता हूँ। ठीक, तो सामाजिक वांछनीयता पूर्वग्रह, सोशल डिजायबिलिटी बायस्ड, इसे कहते हैं। ठीक है, सोशल डिजायबिलिटी बायस क्या हो गया कि जब जो आपका उत्तर है वो सामाजिक रूप से स्वीकार तरीके से आप जब उत्तरों को देते हो। साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी आर जनरली मोर देन प्रोजेक्टिव टेस्ट। जो व्यक्तित्व के साइकोमेट्रिक परीक्षण होते हैं वो आमतौर पर प्रक्षेपी परीक्षणों की तुलना में क्या होते हैं? तो प्रक्षेपी परीक्षणों की तुलना में ये थोड़े वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ कैसे हो गए? क्योंकि जब परीक्षण की बात की जा रही है, टेस्ट की बात की जाती है, तो वहां पे कुछ आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, और यस नो या डोंट से। तो इस टाइप के आंसर में आपको क्लोज एंडेड हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करें, प्रोजेक्टिव टेस्ट जैसे आपका हो गया TAT या रोसाक टेस्ट हो गया। ठीक है, रोसाक टेस्ट, तो ऐसे टेस्ट में ये ओपन एंडेड होते हैं। आपको इसमें एक फोटो दिखाया जाता है, उस फोटो के आधार पर आपका रिस्पॉन्स लिया जाता है, उसमें सब्जेक्टिव ज्यादा रहता है। तो इसलिए पूछा क्या गया कि व्यक्तित्व के साइकोमेट्रिक परीक्षण में आमतौर पर प्रक्षेपी परीक्षणों की तुलना में अधिक क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। सीधा सीधा ऐसे समझो कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, और जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। समझ में आया? एक के साथ आपका दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPQ, आइजेक पर्सनालिटी प्रश्नावली के साथ कौन जुड़ा है? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ये नाम दिया हुआ है आइजेक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। तो आइजेक पर्सनालिटी इन्वेंटरी के साथ कौन जुड़ा है? तो हेंस आइजेक, हेंस आइजेक ने क्या बताया था? इन्होंने इसकी थ्योरी दी थी पर्सनालिटी की, बाइपोलर, मतलब एक ध्रुव पे कुछ एक ध्रुव पे कुछ। ठीक, तो EPQ किसने दिया है? आइजेक ने।
एन इन्वेंटरी डिफर फ्रॉम ए क्वेश्चनर बिकॉज इट यूजली, जो एक सूची होती है, एक इन्वेंटरी होती है, वो क्वेश्चनर से भिन्न होती है। क्या किस मामले में भिन्न होती है? सूची क्वेश्चनर से भिन्न होती है क्योंकि जो क्वेश्चनर होता है, जो व्यक्तित्व ये क्योंकि ये क्या करता है, वाइड रेंज को कवर करता है पर्सनालिटी टेस्ट के। समझे? जो सूचियां होती है वो एक साथ कई लक्षणों का आकलन करती है। इन्वेंटरी एक साथ कई लक्षणों का आकलन करती है। नेक्स्ट, स्व रिपोर्ट सूचियों की एक सीमा क्या है? स्व रिपोर्ट सूचियों की एक सीमा क्या होती है? तो इनकी सीमा ये है कि यहाँ पे कई बार जो व्यक्ति होता है, जो आंसर दे रहा होता है, वो बनावटी आंसर देता है। जैसे आपसे आपके बारे में पूछा जाए तो ज्यादातर शायद आप सच्चाई बता दो, बट ज्यादातर लोग अपने बारे में सच नहीं बताना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ चीजें छुपा लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटल 16 पीएफ, 16 पर्सनालिटी फैक्टर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये हमारा आधारित होता है किसके ऊपर? ट्रेड थ्योरी के ऊपर। जो 16 पीएफ है कैटल का, किसने दिया? कैटल ने दिया। किस पर आधारित है? ट्रेड, सॉरी, प्रकार नहीं, सीलगुड सिद्धांत पर या ट्रेड थ्योरी पर। ठीक, तो आपका आंसर बी यहाँ पर सही है। फिर से समझिए, ट्रेड थ्योरी, 16 पीएफ किस पर आधारित है? ट्रेड थ्योरी पर। किसने दिया? तो ये दिया कैटल ने। व्यक्तित्व में साइकोमेट्रिक परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व में साइकोमेट्रिक परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है लक्षणों का मात्रात्मक मापन करना, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ ट्रेट। प्राइमरी पर्पस क्या होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट का? तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्नावलियों में उपयोग किए जाने वाले लिकर्ट प्रकार। लिकर्ट एक मेथड है के मापने में उत्तरदाता आमतौर पर क्या दर्शाते हैं? ज्यादातर जो लिकर्ट स्केल है, लिकर्ट स्केल में ज्यादातर लोग क्या दर्शाते हैं वहां पर? तो ज्यादातर लोग सहमति या असहमति का स्तर दर्शाते हैं। लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। बिग फाइव फैक्टर पर्सनालिटी ट्रेट इंक्लूड विथ फॉलोइंग। बिग फाइव फैक्टर इसमें 5 चीजें होती है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा बिग फाइव फैक्टर से मिलता है। तो जो आपका न्यूरोटिज्म है, ये बिग फाइव फैक्टर के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो बिग फाइव फैक्टर थ्योरी है उसे दिया किसने था? तो इसे एमसी क्रे और कोस्टा ने दिया था। ठीक है, एमसी क्रे और कोस्टा ने दिया था बिग फाइव फैक्टर थ्योरी। बिग फाइव फैक्टर किसने दिया? एमसी क्रे और कोस्टा। इसको आप ऐसे ओशियन से समझ सकते हो। ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है बिग फाइव फैक्टर का। ओ से ओशियन, सॉरी, ओ से ओपननेस, सी से कॉन्शियसनेस, ई से एक्स्ट्रावर्जन, ए से एग्रीएबलनेस और एन से न्यूरोटिज्म, जो कि यहाँ पर आपका दिया है। ठीक, तो बिग फाइव फैक्टर थ्योरी किसने दिया? एमसी क्रे और कोस्टा ने दिया। इसमें टोटल 5 पर्सनालिटी ट्रेट का मापन होता है और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ओशियन कहते हैं। समझ में आ गया? बिग फाइव फैक्टर थ्योरी, एमसी क्रे, कोस्टा, और ये व्यक्तित्व के 5 शील गुणों का मापन करता है। वुडवर्थ पर्सनालिटी डाटा शीट, वुडवर्थ पर्सनालिटी डाटा शीट को पहला माना जाता है। वुडवर्थ पर्सनालिटी डाटा शीट को पहला पर्सनालिटी इन्वेंटरी माना जाता है। वुडवर्थ पर्सनालिटी डाटा शीट को फर्स्ट
पर्सनालिटी इन्वेंटरी बनाता है। फर्स्ट पर्सनालिटी इन्वेंटरी किससे बनाया जाता है? तो वुडवर्थ पर्सनालिटी डाटा सीट को बनाया जाता है। रिलायबिलिटी इन ए पर्सनालिटी टेस्ट, जो रिलायबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी पहले होती क्या है ये समझो। तो रिलायबिलिटी को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, कि जैसे आपने कोई टेस्ट अप्लाई किया, ठीक, अब वो टेस्ट से जो स्कोर निकल के आ रहा है, अगर 10 दिन बाद 20 दिन बाद आप फिर दोबारा वही टेस्ट उसी पर्सन पे अप्लाई करो तो स्कोर उसी के आसपास में आना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी बनी रहे स्कोर्स की। इस कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, रिलायबिलिटी क्या मापता है? टेस्ट की कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, समझे? अगर मान लो आपका आई एक व्यक्ति का आईक्यू निकाला गया, तो अगर पहले दिन आईक्यू निकाला तो उसका आता है 110, तो अगर 10 दिन बाद 20 दिन बाद वही आईक्यू टेस्ट उस पर दोबारा अप्लाई किया जाए तो स्कोर 110 के आसपास में ही अगर आता है तो हम कह सकते हैं कि जो टेस्ट है वो रिलायबल है, वो विश्वसनीय है। वैलिडेशन ऑफ ए पर्सनालिटी इन्वेंटरी इज डन टू इंश्योर, वैलिडेशन मतलब वैधता क्या होती है? वैधता हम उसे कहते हैं, देखो रिलायबिलिटी किसकी कंसिस्टेंसी की बात करता है? रिलायबिलिटी बात करता है कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी यानी कंसिस्टेंसी, इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में समझो आरसी। आर से मतलब रिलायबिलिटी और सी से मतलब कंसिस्टेंसी। और जो वैधता है, वैलिडिटी है, वैलिडिटी बात करती है एक्यूरेसी की, वीसी, एक सॉरी वीए, एक्यूरेसी किसकी बात करता है? वी ए, वी से वैलिडिटी और ए से एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब जिस चीज के लिए आपने बनाया है वो उसी चीज का तो मापन कर रहा है। अगर आपने एक बुद्धि परीक्षण बनाया है तो बुद्धि ही माप रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि बनाया है बुद्धि मापने के लिए और वो माप रहा है व्यक्तित्व, तो वो टेस्ट फिर गलत माना जाएगा। तो रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी से रिलेटेड है और जो वैलिडिटी है वो एक्यूरेसी से रिलेटेड है। इट मेजर व्हाट इट क्लेम टू मेजर, या वही मापता है जिसे मापने के लिए दावा करता है। निम्नलिखित में से ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट कौन सा है? तो ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट कौन सा है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री है ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है। बाकी जो सब है आपकी ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक, तो आपका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी इंक्लूड्स, व्यक्तित्व की अवधारणा में शामिल है, क्या शामिल होता है? यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स फीलिंग एंड बिहेवियर, व्यक्तित्व की अवधारणा में यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स फीलिंग एंड बिहेवियर शामिल होता है। तो आपका क्वेश्चन सी सही है, सॉरी ऑप्शन सी सही है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो वापस हम 20 क्वेश्चन ही कवर कर पाए हैं आज की क्लास में, बट नेक्स्ट क्लास में हम कंफर्म क्लास कम से कम 1 घंटे तक जाएगी अगली क्लास, और उसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको आगे नेट से रिलेटेड और पीएचडी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए और एमए के बाद क्या क्या स्कोप होता है साइकोलॉजी का, वो सब जानना है, तो आप चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।